नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। कुछ दिन पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल छपा था और वहां पे द क्रैक्स इन चाइना, मतलब कि चाइनीज इकोनॉमी में, ओवरऑल चाइना के पॉलिटिकल सेटअप में, चाइना के इकोनॉमिक सेटअप में, चाइना के सोशल सेटअप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अगर आप बाहर से चाइना को देखोगे तो चाइना बहुत स्ट्रांग नजर आता है, कहीं से भी चाइना कमजोर नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि भाई बेसिकली चाइना में जो क्रैक्स हैं ये कौन से बेसिस पे बताए जा रहे हैं, फॉरेन व्यूज क्या है इन क्रैक्स को लेके, हांगकांग से रिलेटेड क्या बातें चल रही हैं, चाइना के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, यूएस का टेक क्या रहा है पिछले कुछ सालों में चाइना के ऊपर, आगे आने वाले समय में जो बाइडेन क्या कर सकते हैं, सोशल इश्यूज क्या हैं चाइना में, चाइना क्यों अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को छोड़ के डोमेस्टिक मार्केट लेड ग्रोथ पे फोकस करना चाहता है, चाइना अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को किस प्रकार से बदल रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन, कौन कौन से इल्जाम लगे हुए चाइना पे, और फाइनली कंक्लूजन। इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए, जो 2020 नाम का जो ईयर है, इसने चाइना की इकोनॉमी में बहुत सारे डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट किया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, दुनिया भर में चाइना के अगेंस्ट इस तरीके की बातें छापी जा रही हैं कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफेक्ट है, चाइना में बहुत ज्यादा डेब्ट है। इंडिया की चैनल्स भी अगर आप देखोगे ना तो प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी में बताए जाते हैं जैसे कि है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो रिलीज हुई थी जहां पे जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो रोते हुए नजर आए थे, क्योंकि वो बॉर्डर भेजे जा रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भेजे जा रहे थे इंडिया बॉर्डर पे। तो देखिए, प्रोपोगेंडा हर जगह फैलाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि चाइनीज गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा फैलाती है, हमारी देश की सरकार, बाकी दुनिया के देशों की सरकार भी प्रोपोगेंडा फैलाती है। अब वो प्रोपोगेंडा में कुछ चीजें सच हैं, कुछ चीजें गलत हैं। समझना ये जरूरी है कि कितनी चीजें सच हैं और कितनी चीजें गलत हैं। यहां पे इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे जेन्युइनली लगी कि हाँ भाई, ये डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इन डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट किया है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि ये बातें सही नहीं है, उनको भी मैं यहां पे पॉइंट आउट करूंगा। रिसेंटली चाइनीज पॉलिटिक्स में पिछले 10 सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जी जिनपिंग बहुत स्ट्रांग हो गए। पहले क्या होता था कि जो चाइना का पॉलिट ब्यूरो होता था ना, जो सेंट्रल कम्युनिस्ट चार्ट, आप जैसे कि हमारे यहाँ पे कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई चीफ प्राइम मिनिस्टर हमारे। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ी बॉडी है, कैबिनेट एक छोटी बॉडी है, वो मैंने पॉलिटी में समझाया है। उसी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में टॉप की एक छोटी सी बॉडी होती है जो कि सारे डिसीजंस लेती है, उसको आप पॉलिट ब्यूरो बोल सकते हो। पॉलिट ब्यूरो की बात कर लीजिए तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें टॉप में जो लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स में अपने बीच में कंपटीशन होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन टॉप की पोजीशन पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे पहले क्या होता था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली पावर सेंटर्स होते थे, सबके पास ताकत होती थी, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की अथॉरिटी को चेक करते थे। पिछले 10 सालों में ये देखने को मिला है कि जी जिनपिंग जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, पॉलिट ब्यूरो को डोमिनेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जी जिनपिंग बोलते हैं वही होता है। और जी जिनपिंग के साथ के जो लोग हैं ना, वो भी जी जिनपिंग के अगेंस्ट नहीं बोलते। इस हद तक जी जिनपिंग की ताकत बढ़ गई है, जिसको आप पूरी तरीके से बोल सकते हो रिप्रेसिव ऑटोक्रेसी। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में अगर एक आदमी के बजाय कम से कम 10 से 12 ऐसे लोग हों जो कि ताकतवर माने जाएं, जिनकी बातें सुनी जाए, तो भी समझ में आता है कि कोई एक आदमी तो लॉजिकल बात करेगा। अगर एक ही आदमी के हाथ में आपने सारी ताकत दे दी, जो कि इस समय पे जी जिनपिंग है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम कर सकता है, जो कि वो कर भी रहे हैं। ओके, तो जी जिनपिंग रिप्रेसिव ऑटोक्रेसी को कहीं ना कहीं लेके आए। कहीं ना कहीं वो चाइना के इकोनॉमिक मॉडल को री इंजीनियर करना चाहते हैं। अभी किस प्रकार से री इंजीनियर करना चाहते हैं, इसको आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब चाइना में एक बहुत मेजर सोशल चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? चाइना की जो मिडिल क्लास है, इसको आप इकोनॉमिक चेंज ही बोल सकते हो। चाइना की मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ी है। देखिए, कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी जो कि बिल्कुल नीचे से उठती, चाहे आप इंडिया की बात करिए चाहे चाइना की बात करिए। इंडिया आजाद हुआ था, बहुत गरीब था। धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी तो मिडिल क्लास लोग बढ़ रहे हैं। टॉप के जो सबसे अमीर एलीट लोग हैं वो तो कम ही रहेंगे। चाइना में भी यही था। शुरुआत में जब चाइना 1940s में, 1950s में बहुत गरीब था, धीरे धीरे चाइना की जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये अलग बात है कि चाइना की मिडिल क्लास इंडिया की मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा अमीर है, बट मिडिल क्लास ही है। अब चाइना की मिडिल क्लास नंबर्स में बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं ये लोग सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये चाइना के मिडिल क्लास भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहता है। कहीं ना कहीं चाइना की मिडिल क्लास ये चाहती है कि एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल हो जहां पे वो जो बोले उसको भी सुना जाए। एजुकेटेड अर्बन मेजॉरिटी, देखिए एजुकेटेड जो लोग होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हमें जिन नियम कानूनों से गवर्न किया जा रहा है
उन नियम कानूनों को बनाने में हमारा कुछ से हो। इंडिया की डेमोक्रेसी में ये होता है, हम लोग वोट डालते हैं, अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर हमारे हिसाब से काम करेगा। अगर वो लीडर हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो बाद में इलेक्शन के थ्रू हम लोग उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अभी चाइना में जो लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर केवल एक आदमी अभी के लिए डोमिनेट कर रहा है और वो है जी जिनपिंग। ठीक है भाई। अभी रिसेंटली अगर आप देखो जो मेजर ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं चाइना के नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन में, तो भैया चाइना ग्लोबल गवर्नेंस में अपने रोल को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके चलते उसके नेबर से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इंडिया के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, साउथ चाइना सी के जितने भी नेबर से वियतनाम, फिलीपींस, सबके साथ रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आरसीईपी जैसे एग्रीमेंट्स भी साइन हो रहे हैं, बट रिश्ते भी साइमल्टेनियसली खराब हो रहे हैं, जो कि इकोनॉमी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और सबसे खतरनाक जो दुश्मनी भी रिसेंटली हुई है चाइना की, वो हुई यूनाइटेड स्टेट से। और टू द कन्वर्स उल्टा देखोगे तो आप रशिया के साथ चाइना की दोस्ती बहुत अच्छी हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनली थोड़ा कम कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, कमजोर तो नहीं बोला जाएगा बट लेस कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और उसका जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो रोल है चाइना का, वो थोड़ा लेस पीसफुल नजर आ रहा है। पीसफुल नहीं नजर आ रहा चाइना इतना पूरी दुनिया में। अब देखिए ये पर्सपेक्टिव है। कुछ दिन पहले मैंने एक और आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था, लगभग महीने से 2 महीने पहले, जहां पे ये बोला गया था कि भाई कहीं ना कहीं एक डिक्टेटर जी जिनपिंग ने चाइना के ओवरऑल सिस्टम को इस हद तक डोमिनेट कर रखा है कि भाई इंटरनली कोई जी जिनपिंग की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करना चाहता, ना आगे करने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि चाइना इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, उनकी लीडरशिप इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कोई मूवमेंट नहीं आएगा। एक ये व्यू पॉइंट है। दूसरा ये व्यू पॉइंट है कि वहां पे लोग रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई मूवमेंट आ जाए। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट इंटरनेशनली चाइना इस समय पे पीसफुल नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज के साथ चाइना के साइमल्टेनियसली पंगे चल रहे हैं। तो चाइना के बारे में जो फॉरेन व्यूज हैं वो बहुत कैटास्ट्रॉफिकली बदले हैं, स्पेशली कोरोना के पैंडेमिक के बाद। ठीक है भाई। फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किस चीज के लिए सबसे स्ट्रांग मानी जाती है भाई? कहीं ना कहीं चाइना की जो ताकत है ना, वो उसकी इकोनॉमिक ताकत है। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन जो इस समय पे एक मेजर इशू निकल के आ रहा है चाइना में, वो है चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम वैसे तो रिप्रेसिव है, पूरी दुनिया चाहती है कि चाइना में एक ही पार्टी राज कर रही, किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज ओपन में आ गई जब हांगकांग पे पूरी तरीके से ऑलमोस्ट कब्जा जमा लिया चाइना ने, और ताइवान को लगातार चाइना धमकी दे रहा है कि हम कब्जा लेंगे, ताइवान हमारा है, ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है। यूएस मानता है कि ताइवान एक अलग कंट्री है, चाइना बोल रहा है ताइवान एक अलग कंट्री नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि चाइना में इकोनॉमिक कोलैप्स आ सकता है, पॉलिटिकल टर्मोइल आ सकता है। अब ये सब तो देखिए बोलने की बातें हैं, आएगा नहीं आएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं इन दो ताकत के बेसिस पे अपने नेबर्स को दबाने की कोशिश करता है चाइना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। मिलिट्री पावर के दम पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शो ऑफ मिलिट्री है भैया। एयरफोर्स ले लीजिए, टैंक ले लीजिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले लीजिए, सब कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉय कर रखा है चाइना ने। और एट द सेम टाइम इकोनॉमी के दम पे चाइना बोलता है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। तो मतलब इकोनॉमिक ट्रेड भी चलता रहे और मिलिट्री वाइज चाइना हमको धमकाता भी रहे, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चाइना कर रहा है, और बहुत सी कंट्रीज के साथ कर रहा है, केवल इंडिया के साथ नहीं कर रहा है। अगर हांगकांग की बात की जाए भैया, हांगकांग में चाइना ने अपना रिप्रेसिव नेचर, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रिप्रेसिव नेचर सबसे ज्यादा क्रूड तरीके से दिखाया है। ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग, इसको ऑटोनॉमी दी गई थी। कहीं ना कहीं जून 2019 में एक नियम लेके आई गई। ऐसा नहीं कि चाइना अभी से ही हांगकांग के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कब्जा पाना चाह रहा है। हांगकांग में लिमिटेड डेमोक्रेसी है। हांगकांग की जो पार्लियामेंट है वो अलग तरीके से काम करती है, वहां पे अलग से इलेक्शंस होते हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस तो है तो वो चाइना का ही। पहले ब्रिटेन का था, ब्रिटेन और साइनो का एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते जो हांगकांग नाम का जो जगह थी, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, वो चाइना कंट्रोल में चला गया। लेकिन चाइना ने प्रॉमिस किया था कि नहीं भाई हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को मेंटेन रखेंगे, डेमोक्रेसी थी। धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जून 2019 में एक लेजिस्लेशन लेके आया चाइना, जिसने बोला कि भाई हांगकांग में जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे उनको एक्स्ट्राडाइट करके चाइना लेके जाया सकता है, चाइना मेनलैंड में। तो भाई प्रोटेस्ट होने लगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस। जो हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रोटेस्ट करने लगे, बोलने लगे कि ये नहीं चल पाएगा भाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बोला कि ये डिमॉन्स्ट्रेटर्स तो हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। 2014 में भी डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने बवाल किया था हांगकांग में। उन्होंने बोला था कि इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरी तरीके से रिफॉर्म करिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के बेसिस पे आइए। तो ये जो चाइना के मेन लैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी मन मर्जी आके हांगकांग के पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये नहीं चल पाएगा। पूरी तरीके से डेमोक्रेसी लेके आई हांगकांग में, बट उस समय पे
ऑब्वियसली बात है पूरी तरीके से तो डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना के किसी भी हिस्से में नहीं आने देगी, क्योंकि एक बार डेमोक्रेसी का एक भी बीज चाइना के किसी भी पार्ट में आ गया तो वो पूरे चाइना में फैलेगा। तो भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी पार्ट ऑफ चाइना में डेमोक्रेसी नहीं आने देगी। अब रिसेंटली भाई हांगकांग में जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा सा डेंजरस हुआ है। चाइना के लेजिस्लेचर ने एक नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया हांगकांग के लिए, कब? 30 जून 2020 को। और इस लॉ ने ऐसा बोला जाता है कि डिसेंट और सिविल लिबर्टीज को पूरी तरीके से दबा दिया है हांगकांग में। तो ये जो हांगकांग वाला इशू है बहुत लंबे समय से चल रहा था। चाइना की जो सरकार है वो हांगकांग के लॉ मेकर्स के साथ पीछे से बात करके ओवरऑल कहीं ना कहीं हांगकांग के अंदर जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के प्रति टिल्ट था उसको खत्म करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पूरी तरीके से हांगकांग के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। वो कर भी रखा था, बट और कोशिश करके उन्होंने फाइनली जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आए हैं, हांगकांग पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल के अंदर चला गया है। और पहले भी चाइना ने अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो जो अपोजिशन था हांगकांग में, जो कि चाइना की मेनलैंड की सरकार को अपोज करता था, तो एक लॉ लेके आया बीजिंग जिसके अंदर ये बोला गया कि गवर्नमेंट हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो लॉ मेकर्स जो चाइना की सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अपोज करते हैं उनको बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड के बेसिस पे 4 लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल से निकाल फेंका गया, जेल में डाल दिया गया। ये सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप देखिए, एक प्रोफेसर हैं, लेडी हैं, काइजिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल पार्टी स्कूल के साथ जुड़ी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेंट्रल पार्टी स्कूल है ना, ये क्या करता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो टॉप लीडरशिप है ना उसको ट्रेनिंग देता है। आप देखिए, इस टॉप लीडरशिप ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट से जी जिनपिंग और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेजर लीडर्स हैं पढ़े हुए हैं। इसी सेंट्रल पार्टी स्कूल में जो प्रोफेसर थी काइजिया, उन्होंने जी जिनपिंग के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए, इनको माफिया बॉस बोला, इनको ज़ॉम्बी बोला। काइजिया पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जब आप पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करोगे तो आपको उखाड़ फेंका जाएगा। इनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से अगस्त में निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने जी जिनपिंग को क्रिटिसाइज किया था। फिर एक और है रेन जिनजियांग। रेन जिनजियांग ने कोविड-19 के पैंडेमिक में जिस प्रकार से जी जिनपिंग ने मैनेजमेंट किया था, उसके चलते जी जिनपिंग का गुस्सा इनके ऊपर भी आएगा। घूस के चार्जेस के ऊपर रेन जियांग को 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और आप देखिए, काइजिया और मिस्टर रेन जिनजियांग ये छोटी मोटी अथॉरिटीज नहीं है। छोटी मोटी अथॉरिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर रेन के फादर माओ जेडोंग के रेन में वाइस मिनिस्टर रह चुके हैं, और काइजिया के जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने 1949 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। तो आप समझिए, काइजिया और रेन जिनजियांग ये कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं थी चाइना में, ये बड़ी पर्सनालिटी थी। उसके बावजूद जी जिनपिंग ने इनको दबा दिया। और जो फाइनेंशियल सिजार, जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं चाइना के, नाम है उनका जैक मा। जैक मा को तो आप जानते होंगे, अली बाबा, अली पे, सब जैक मा का है। तो अली पे जिस ग्रुप के अंदर है उसको बोला था मिस्टर एंट ग्रुप। एंट ग्रुप जो है उसका 37 बिलियन डॉलर का आईपीओ होना था। आप सोचिए, अगर ये 37 बिलियन डॉलर का आईपीओ हो जाता ना, ये सऊदी अरमको के आईपीओ से बड़ा होता। सऊदी अरमको का आईपीओ लगभग 20 या 22 बिलियन डॉलर का हुआ था, ठीक है, वो सबसे बड़ा है आईपीओ का आज तक का। और अगर ये एंट ग्रुप का आईपीओ हो जाता तो 37 बिलियन डॉलर का आईपीओ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जैक मा का ये जो ग्रुप था, ये इतना ज्यादा पॉपुलर, इतना ज्यादा जैक मा स्ट्रांग हो रहे थे अपनी फाइनेंशियल ताकत के दम पे, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप थी ना, वो एक लिमिट से ज्यादा जैक मा को अमीर और ताकतवर नहीं होने देना चाहती थी। तो जैक मा के बीच में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप के बीच में कुछ बहस सी हुई, और उसके चलते एंट ग्रुप के आईपीओ को रोक दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप ने। सोचिए, चाइना का सेकंड रिचेस्ट मैन, जो उनका रिचेस्ट मैन है उसका नाम है जोंग शैनशान, ठीक है ना। सेकंड रिचेस्ट मैन कौन है? तो मिस्टर जैक मा है। मिस्टर जैक मा पहले ही फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के ऊपर इल्जाम लगा चुके हैं। इनका यह बोलना है कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, जो चाइना की सरकार है, वो इनोवेशन को स्टिफल कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से चीजों को रेगुलेट कर रही है। तो ये इल्जाम पहले ही लगा चुके हैं जैक मा, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप के अगेंस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लीडरशिप से पंगा लेके आप धंधा नहीं कर सकते चाइना में, तो कहीं ना कहीं जैक मा की इस कंपनी एंड ग्रुप का आईपीओ ही नहीं होने दिया। आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, चाइना को सबक अगर किसी ने सिखाया है तो एक आदमी ने सिखाया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चाइना के पीछे पड़ गए भाई, बायलेटरली भी पीछे चढ़े, यानी सीधे इंडिया और चाइना, सॉरी सीधे चाइना और यूएसए के रिश्ते में यूएसए ने चाइना के ऊपर अटैक मारा। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ट्रेड वॉर की बात कर रहा हूं। बाकी यूएसए ने बाकी नेशंस के साथ मिलकर भी चाइना को यहां पे दबाने की कोशिश की है।
यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना, उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये बोला गया कि भाई ये जो चाइना नाम की अथॉरिटेरियन सुपर पावर है ना, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सही करेंगे। और टैरिफ वॉर छेड़ दिया चाइना के साथ। किसने? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो दो बड़ी इकोनॉमीज है ना, चाइना और यूएसए, इसको हम इकोनॉमिकली डीकपल करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से जो इतना भर भर के फायदा उठाती है ना, अब हम इसको ये फायदा नहीं उठाने देंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर इतना ज्यादा एंटी चाइना सेंटीमेंट था इकोनॉमी को लेके, पैंडेमिक को लेके, कि अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में खुद जो बाइडेन ने भी बोला है कि चाइना के साथ मैं कोई रिश्ते ठीक करने वाला नहीं हूं। चाइना में जो अमेरिका में जो एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है, इसको जो बाइडेन ने भी कैपिटलाइज किया है। और जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे रिश्ते अमेरिका और चाइना के। अमेरिका और चाइना के जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बावजूद भी जी जिनपिंग कमजोर पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। इनका डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पहले से ज्यादा एग्रेसिव होता नजर आ रहा है। अब बात की जाए क्रैक्स की चाइना में, तो भाई चलिए, इकोनॉमी की फील्ड में जो हो रहा है, इंटरनेशनल फ्रंट में जो भी हो रहा है, सोशल इश्यूज भी चाइना में बहुत ज्यादा है, ऐसा बोला जाता है। चाइना में आप देखिए, जब भी आप कहीं भी इकोनॉमी को रिफॉर्म करोगे, उस इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। जब उन लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो लोग ऊपर उठेंगे। वो लोग ऊपर उठेंगे तो उनके रहने का तरीका बदलेगा, उनकी सोशल स्टैंडिंग बदलेगी। और कहीं ना कहीं चाइना की जो पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री है, उनकी इकोनॉमी को बढ़ने की वजह से, उनकी पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब का कंबाइंड एटीट्यूड ये निकल के आ रहा है कि वो ग्रुप्स जो कि हमेशा से सोशली डिसएडवांटेज थे, कहीं ना कहीं उनके हाथ में पैसा आया, वो ऊपर उठ रहे हैं। वो ऊपर उठ रहे हैं तो वो अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं। पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। प्लस दूसरे भी आप कह सकते हैं कि वहां पे सोशल इश्यूज हैं, जैसे कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज। रूरल इलाके में चाइना में जो लोग रहते हैं और अर्बन इलाके में जो लोग रहते हैं, उनमें बहुत फर्क है। वेल्थ का फर्क है, रहने का फर्क है, उनका जो ट्रीटमेंट करती सरकार, उनका फर्क है। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉब्लम्स इंडिया में है वो चाइना में है। तो जो अर्बन इलाके हैं वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, रूरल में है नहीं। ब्लोटेड स्टाफिंग इन सिविल सर्विसेज एंड रेडेंटेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि सिविल सर्विसेज में एक समय पे एक लिमिट से ज़्यादा लोगों को भर लिया, जॉब दे दी, अब नई जॉब्स आ नहीं रही तो लोग गवर्नमेंट में घुस नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रकार के सोशल अनरेस्ट हैं, क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर गरीब को पूछते नहीं। चाइना में आपको पता है ना, गवर्नमेंट ने अगर ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये इलाका गवर्नमेंट का या ये इलाका किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का और दूसरा नहीं घुस सकता उसमें, तो आप घुस नहीं सकते उसमें। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है, अगर घुस गए तो भाई पकड़ के जेल में डाल दिए जाओगे। इतने बुरे हालात हैं चाइना में। और उसके बाद चाइना की इकोनॉमिक मॉडल को री इंजीनियर करने की बात, तो भाई चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने क्या बोला कि भाई भले ही हमारी जो इकोनॉमी रही है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेड हमारी जो ग्रोथ रही है, लेकिन अब हम एक ऐसा नया डेवलपमेंट पैटर्न लेके आएंगे जिसपे हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जी जिनपिंग ने यह भी बोला कि डोमेस्टिक मार्केट पे ध्यान देने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी ओपन रहेगी, हम बाहर के देशों के साथ भी ट्रेड करेंगे। तो इंटरनल सर्कुलेशन भी होगा, एक्सटर्नल सर्कुलेशन भी होगा। इंटरनल सर्कुलेशन मतलब चाइना की डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सटर्नल सर्कुलेशन मतलब चाइना के इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो चाइना यह भी चाहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का रोल है उसकी इकोनॉमी में, वो भी बना रहे। अब यहां पे देखिए, चाइना का सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन की बात हो रही है। तो चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन इज बिल्डिंग मोर चैनल्स फॉर इन्वेस्टर्स बेस्ड अब्रॉड टू पुट देयर मनी इनटू कैपिटल मार्केट्स ऑन द मेनलैंड। तो कहीं ना कहीं भले ही चाइना अपने आप को डोमेस्टिक इकोनॉमी पे डिपेंड करने की बात करता है, बट बाहर के इन्वेस्टमेंट से जो चाइना को फायदा होता है वो उसको और प्रमोट कर रहा है। और चाइना ने भाई ऐसे बेस बना रखे हैं, सस्ते स्किल्ड आपको लोग मिल जाएंगे वहां काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का है। कहीं ना कहीं इंडिया इस तरीके की चीजें नहीं ला पाता। और सबसे बड़ी बात, चाइना की एक सरकार ने, लोकल सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई ये इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है, तो और किसी प्रकार के परमिट की जरूरत नहीं है। इंडिया में इन्वायरमेंटल परमिट लो, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ, ये सब चीजें चाइना में नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना किस हद तक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से हटके डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे आएगा, ये बात पता चलेगी तब जब 14th 5 ईयर प्लान रिलीज होगा चाइना का। कब? अर्ली 2021 में आना ही वाला है। ठीक है भाई। तो यहां पे चाइना कहीं ना कहीं चाइना के डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट पे भी फोकस कर रहा है और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे तो फोकस करेगा ही। 2020 में अगर आप चाइना की जीडीपी और इकोनॉमी की बात करो,
तो चाइना की जीडीपी का 17% आया एक्सपोर्ट से और 58% आया डोमेस्टिक कंजम्पशन से। तो कहीं ना कहीं चाइना में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, बट डोमेस्टिक कंजम्पशन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर चाइना एक बात बोल रहा है कि हम भाई उन टेक्नोलॉजीज में, उन इंस्टीट्यूशंस में जरूर इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लगातार इन्वेस्ट कर रहा है, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं रहा है। और सोचिए कितना जबरदस्त प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिस कंट्री से निकलेगा, वो कंट्री की सरकार लेगी चाइना से लोन, वो लोन जाएगा चाइना की कंपनियों के पास, वो फिर चाइना की कंपनियां उन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, पोर्ट और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाएंगी, और फिर उन देश की सरकारें चाइना को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट वापस करेंगी। मतलब विन विन सिचुएशन है। चाइना की सरकार लोन दे रही है एक किसी कंट्री को, वो कंट्री उस लोन के पैसे से चाइना की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि यहां पे आप पोर्ट बना दो, एयरप्लेन बना दो, और फिर बाद में चाइना को पैसा वापस मिलेगा विद इंटरेस्ट, और चाइना के एसेट्स भी वहां पे क्रिएट हो गए। इंडिया ने बोल दिया हम नहीं आ रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। हालांकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इंडिया आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, तो इंडिया कैसे पार्ट हो सकता है? भाई गिलगित बल्तिस्तान का इलाका तो इंडिया का है ना, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्युपाई कर रखा है। उसके थ्रू निकलेगा अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इंडिया उसको कभी भी एग्री नहीं कर सकता। उसके बाद चाइना ने गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी अपनी पकड़ बना रखी है। चाइना की एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है नेशनल सुपरविजरी कमीशन। नेशनल सुपरविजरी कमीशन ने बोला कि हम किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पकड़ के 6 महीने के लिए जेल में बंद कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो चाइना की अथॉरिटीज के हिसाब से काम करेंगे, नहीं करोगे तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। फिर भाई जो रिप्रेशन और सिस्टमैटिक एब्यूजेस हैं वो चाइना में बहुत बढ़ गए हैं। 13 मिलियन तुर्की मुस्लिम्स, जिसमें उइगुर एथनिक कजाक्स हैं जो कि चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग रीजन में रहते हैं, उनको भाई बहुत ज़्यादा अब्यूज किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है। मास आर्बिट्ररी डिटेंशन, टॉर्चर, मिस ट्रीटमेंट, ये सब चाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सब बातें यहाँ की और तिब्बत में भी अलग ही प्रकार के नए नए नियम कानून लाए जा रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्शन थे, जैसे कि जो रिलीजियस फिगर्स बैठ के अपनी प्रेयर्स पढ़ते थे, उन सब चीज़ों को भी रिप्रेस किया जा रहा है। हांगकांग में तो जो भी ऑटोनॉमी थी वो छीन ही ली गई है। तो साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन था, उसका अब कोई मतलब रह नहीं गया है। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स जहाँ जहाँ पे भी चाइना में ऑपरेट करते हैं उनको पकड़ के जेल में डालना, उनको बंद कर देना। इंटरनेट के ऊपर, मास मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल है ही गवर्नमेंट का, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिनजियांग में इस्लाम को प्रॉपरली रेगुलेट करती है, हिनान प्रोविंस में क्रिश्चियंस को सप्रेस करती है, हुई मुस्लिम्स को निंगजिया में सप्रेस करती है। तो ये सब चीज़ें चाइना में बहुत प्रॉपर, मतलब बहुत ही आम तरीके से हो रही। पूरी दुनिया देख ली, बट पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत, खासकर इकोनॉमिक ताकत के चलते कुछ नहीं बोल रही है। तो पिछले 35 सालों में चाइना ने अपने आप को ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ऊपर बढ़ा के रखा है। ये जो वन बेल्ट वन रोड सपना है शी जिनपिंग का, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना यूरेशिया के सेंटर में पहुंच जाएगा, और यूरेशिया इज जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक हार्टलैंड। और अगर सच में चाइना यूरेशिया के सेंटर में पहुंच जाता है, तो ये जो अपने आप को बनाना चाहता है ना जोंगजू, जोंगजू मतलब वो कंट्री जो कि दुनिया के अफेयर्स के बीच में है, वो चीज सच हो जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बोलती है कि भाई 14 नेशंस ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि चाइना के बारे में उनका फेवरेबल ओपिनियन नहीं है। अब चाइना भाई इस समय पे इस हद तक एग्रेसिव होके आगे आया है कि कोई भी क्रिटिसिज्म कर लो, फॉरेन क्रिटिसिज्म हो तो चाइना धमकाता है, डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म हो तो या तो एग्जीक्यूट कर देगा, पकड़ के जेल में डाल देगा, पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गायब हो गए। तो ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर को डिक्टेट कर रहा है चाइना अपने ही तरीके से। ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं, कितनी सही कितनी गलत आप ये खुद समझ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने यूपीएससी के आंसर से लिख सकते हैं। चूंकि चाइना से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप इंटेलिजेंट तरीके से अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड।